हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। बेटा हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर और उसी से आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फजान रूल। तो जब हमने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट की तो हमने क्या पढ़ा कि जो एटम्स होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाकर वो मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड बनाते हैं। तो वो बॉन्ड कैसे बनाते हैं? या तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं या फिर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। इसी वजह से आयनिक बॉन्ड बनते हैं या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब ये जो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, जब हमने इनकी और डीप स्टडी करी तो साइंटिस्ट ने पाया कि जो ये आयनिक बॉन्ड है ये 100% आयनिक नहीं होता और जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये भी 100% कोवेलेंट नहीं होता। बिल्कुल हमारी तरह, जैसे कि हम 100% परफेक्ट नहीं होते, हमें कुछ कमियां होती हैं, इसी तरह ये बॉन्ड भी 100% परफेक्ट नहीं होते। तो नाइदर एनी बॉन्ड इज 100% आयनिक नॉर इट इज 100% कोवेलेंट। इसका मतलब ये जो बॉन्ड होते हैं इनके अंदर मिक्स्ड कैरेक्टर होता है, आयनिक कैरेक्टर भी होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट करेगा और जो कैरेक्टर डोमिनेट करता है उसी के हिसाब से वो बॉन्ड बन जाता है कि ये कोवेलेंट कैरेक्टर है इसके अंदर या फिर इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर कम है। इसी वजह से वो कंपाउंड आयनिक या कोवेलेंट कहलाता है। तो अब ये चीजें होती कैसे हैं, अब हम ये समझेंगे। जब किसी हमने ये चीज समझी कि जो कंपाउंड है उनके अंदर 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होता, तभी फजान आए और फजान ने डिस्कस किया आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर को और उन्होंने ये बताया कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना उनके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और अपने इस बात को कहने के लिए, इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक रूल दिया जिसको हम फजान रूल कहते हैं। तो देखते हैं फजान रूल क्या है और फजान ने कैसे बताया था कि किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। आपको पता है कि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनता है वो कैटायन और एनायन के आपस में इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है। कैटायन कैसे बनता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। और एनायन कैसे बनता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। अब ये जो कैटायन और एनायन है एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और हम ये मानकर चलते हैं कि ये दोनों स्फेरिकल होते हैं। अगर अप्रोच करते टाइम, अप्रोच करते वक्त पूरी तरह से बॉन्ड में बनने के टाइम ये दोनों स्फेरिकल फॉर्म में ही रहें, अगर ये स्फेरिकल रहेंगे तो वहां पर आयनिक कंपाउंड बनेगा। वहां पर बॉन्डिंग कैसी होगी? आयनिक बॉन्ड होगा या आयनिक कैरेक्टर होगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जो ये कैटायन होता है, देखिए मैं अभी इसको ए बोल देती हूँ इसका नाम, और सेंटर में इसके है न्यूक्लियस। इसी तरह ये एनायन है हमारा और इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, इसको मैंने कहा ए पॉजिटिव, इसको बी नेगेटिव। अब ये दोनों जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, आपको पता है कि बाहर इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है एनायन के चारों तरफ। भाई एटम की स्ट्रक्चर में क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस, चारों तरफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ऐसा ही इस आयन के साथ भी होगा। अब क्या होता है, जो ये कैटायन है, ये जो कैटायन है, कैटायन का जो ये न्यूक्लियस होता है, जो सेंटर का जो न्यूक्लियस है, वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है। अब कहोगे मैम ठीक है, ये बात तो आपने समझा दी कि जो कैटायन है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन वही बात यहाँ पे भी तो लागू होती है। भाई एनायन के सेंटर में भी तो न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन को जो कैटायन के चारों तरफ घूम रहे हैं उनको खींचेगा। और जब दोनों एक दूसरे को खींचेंगे तो जो ये खिंचाव है एक दूसरे का वो न्यूट्रल हो जाएगा और एटम स्फेरिकल ही रहेगा, आयन स्फेरिकल ही रहेगा और कैरेक्टर 100% आयनिक रहेगा। ठीक है, तो फिर फजान रूल की क्या जरूरत? फजान रूल ने हमें क्या समझाया? देखिए बेटा, बात बिल्कुल ठीक है आपकी, ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये न्यूक्लियस भी इन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कैटायन साइज में छोटा है और अगर ये साइज में छोटा है तो इसका जेड इफेक्टिव क्या है बेटा? ज्यादा है, मोर है। और इसका जेड इफेक्टिव, एनायन का जेड इफेक्टिव क्या है? लेस है। इसके न्यूक्लियस की ताकत, एनायन का साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस की ताकत कम है, इतनी है इसकी औकात की अपने ही इलेक्ट्रॉन को खींच कर रख सके, इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पा रहा है उतना, लेकिन इसका साइज छोटा है। ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को तो बांध कर रख ही रहा है,
साथ में इन वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत रखता है। तो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से, बीइंग मोर जेड इफेक्टिव, जो कैटायन है न्यूक्लियस है जो कैटायन का, वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में क्या हो जाता है, उसको सक्सेस मिल जाती है, सक्सेसफुल हो जाता है। और जो एनायन का जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड सा हो जाता है, वो डिस्टॉर्टेड सा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर की तरफ खिंच जाते हैं, और कैटायन जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता है, शेप स्फेरिकल नहीं रह जाती है। अब एनायन की शेप स्फेरिकल नहीं रह जाती, एनायन कैसा हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया। तो जो ये डिस्टॉर्शन है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो ये डिस्टॉर्शन हुआ है विद द हेल्प ऑफ कैटायन, इसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। तो बेटा क्या हो गया है, एनायन का पोलराइजेशन हो गया है। किसने कर दिया है, कैटायन ने कर दिया है। तो जब ये कैटायन इस एनायन का पोलराइजेशन करता है, इसका डिस्टॉर्शन करता है, तो यहाँ इस एरिया में पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है चार्ज का। कैसे, कैटायन का जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है कैटायन के ऊपर, वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि लग गया ना इसको न्यूट्रलाइज करने में, खींचने में। और एनायन का जो नेगेटिव चार्ज है वो भी कम हो जाता है। तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है चार्ज का, और कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है उस बॉन्ड के अंदर। तो इस तरह से फजान ने हमें समझाया कि जो कैटायन होता है उसका साइज छोटा होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, इस वजह से वो एनायन को डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन आने की वजह से पोलराइजेशन हो जाता है, और इस पोलराइजेशन की वजह से ही कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये जो कंपाउंड बनता है उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट है, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। अब ये जो पोलराइजेशन है, जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, जो ये डिस्टॉर्शन है, उसी के बेस पर हम कह सकते हैं कि बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। पहली चीज, अगर पोलराइजेशन नहीं हुआ है, अगर पोलराइजेशन क्या हुआ है, नहीं हुआ है, देयर इज नो पोलराइजेशन। आप कहोगे मैम पोलराइजेशन क्यों नहीं होगा, कैटायन और एनायन तो हर बार ही रहेंगे। बिल्कुल, बात बिल्कुल ठीक है, पोलराइजेशन हर बार होना चाहिए, लेकिन बेटा कुछ फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है ना। मैंने कहा बीइंग अ मोर जेड इफेक्टिव, तो कुछ कैटायन ऐसे भी तो होंगे जिनका जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा कि वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींच सकें, साइज में बड़े होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि कैटायन हमेशा साइज में, भाई एनायन के कंपैरिजन में छोटा होगा, लेकिन बड़े साइज का कैटायन भी तो होगा ना। अब सोडियम का साइज है वो छोटा है, लेकिन अगर नीचे जाओगे सीजियम का साइज तो बड़ा हो गया। अब अगर आप सीएल के साथ, आप सोडियम आयन का सीएल के साथ बॉन्डिंग कर रहे हो, सीएल नेगेटिव, और वहीं सीजियम आयन का आप सीएल के साथ कर रहे हो, तो कौन डिस्टॉर्शन ज्यादा करेगा, ये वाला डिस्टॉर्शन ज्यादा करेगा, कैटायन बीइंग स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर की संभावना ज्यादा होगी और यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। ये बात समझ में आती है। हमने ये नहीं कहा कि ये कंपाउंड कोवेलेंट हो जाएगा, हमने ये कहा कि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। हमने ये कहा कि बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होते, उनके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होते हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप NaCl को जाकर लिख दो कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जांपल में, वो आयनिक कंपाउंड ही है लेकिन विद सम कोवेलेंट कैरेक्टर। हम ये समझ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये कोवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, फजान ने ये नहीं कहा कि कोवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसने ये कहा कि कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, 100% आयनिक नहीं है, सिर्फ इतना का है, राइट। तो इफ देयर इज नो पोलराइजेशन तो कंपाउंड कैसा होगा, आयनिक होगा। अगर देयर इज लेस पोलराइजेशन तो कंपाउंड कैसा होगा, आयनिक ही होगा बट लेसर कोवेलेंट कैरेक्टर, थोड़ा सा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। अगर देयर इज मोर पोलराइजेशन, इफ देयर इज मोर पोलराइजेशन तो कंपाउंड कैसा होगा, आयनिक ही होगा बट कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर प्रीडोमिनेट करेगा,
वहां पर कुछ प्रॉपर्टी कोवलेंट वाली भी आपको देखनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी, कोवलेंट वाली प्रॉपर्टीज भी शो करेगा। तो इस तरीके से 3 तरह के बॉन्ड, आयनिक के अंदर भी ये 3 कैटेगरी हो जाती है। अब ये हम डिसाइड कैसे करेंगे कि किसके अंदर कितना पोलराइजेशन होगा? क्या मैम इसको निकालने का कोई फॉर्मूला है? जी नहीं, फॉर्मूला तो कोई नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला हमें फजान ने नहीं दिया था, लेकिन हाँ उसने हमें कुछ फैक्टर्स बताए थे जिनको हम देखकर डिसाइड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा आयनिक है और कौन सा कंपाउंड कम आयनिक है। कहने का मतलब है कि किसके अंदर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है और किसके अंदर कम कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है। उसमें आगे बढ़ने से पहले आपको 2 टर्म और बताऊंगी। अभी मैंने क्या बताया आपको? पोलराइजेशन बताया। मैंने कहा कि पोलराइजेशन हो जाता है, किसका पोलराइजेशन हो जाता है? उस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं जब एनायन का डिस्टॉर्शन हो जाता है कैटायन के द्वारा, उसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। अब इस पोलराइजेशन की प्रोसेस में 2 लोग इन्वॉल्व हैं। कौन 2 लोग इन्वॉल्व हैं? एक तो हमारा कैटायन इन्वॉल्व है और एक हमारा एनायन इन्वॉल्व, राइट। एक हमारा कैटायन इन्वॉल्व है और एक हमारा एनायन इन्वॉल्व है। तो जो ये कैटायन होता है ये खींचता है ना एनायन को, ये डिस्टॉर्ट करता है ना एनायन को। इसकी अंदर होती है क्या? एनायन को पोलराइज करने की ताकत। तो कैटायन की जो ये एबिलिटी है, जो कैटायन की ये जो पावर है, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन पावर। तो हमें कैटायन के अंदर पोलराइजेशन पावर को समझना होगा। और एनायन क्या होता है बेटा? एनायन तो खुद डिस्टॉर्ट हो जाता है, घुटने टेक देता है कैटायन के सामने, तो इसकी होती है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज होने की एबिलिटी। तो ये 2 टर्म आपने याद रखनी है। प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन में 2 चीज इन्वॉल्व होती है, कैटायन और एनायन, क्योंकि पोलराइजेशन हो रहा है, डिस्टॉर्शन हो रहा है। तो डिस्टॉर्शन कर कौन रहा है? कैटायन डिस्टॉर्शन कर रहा है। पोलराइजेशन कौन कर रहा है? कैटायन कर रहा है। तो उसकी है पोलराइजेशन करने की पावर। तो कोई भी कैटायन जिस एक्सटेंट से एनायन को पोलराइज करता है वो उसकी पोलराइजेशन पावर कहलाती है। और एनायन पोलराइज हो जाता है तो जिस भी एनायन की पोलराइज होने की एबिलिटी होती है उसको हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। तो आप ये बहुत अच्छे से याद रखने वाले हैं यहाँ पे कि कैटायन की पोलराइजेशन पावर होगी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पीपी, पोलराइजेशन पावर होगी, और एनायन की पोलराइजेबिलिटी होगी। उल्टा नहीं लिख कर आएंगे, एबिलिटी पोलराइज होने की एनायन की होती है। चलिए फिर हमने ये बात की थी कि भाई निकालेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, क्या पोलराइजेशन पावर होगी कैटायन की, हम कैसे कंपेयर करेंगे, पोलराइजेबिलिटी को कैसे कंपेयर करेंगे, ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पर, उनको डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा कैटायन की होती है भाई पोलराइजेशन पावर। तो हम देखते हैं उन फैक्टर्स को जो कैटायन की पोलराइजेशन पावर पीपी को अफेक्ट करता है, पोलराइजेशन पावर को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि ये कैटायन की होती है तो हम कैटायन की ही बात करते हैं। पहली चीज साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। अभी मैंने जब स्टार्ट किया था ये लेक्चर तो आपको एक बात समझाई थी कि कैटायन का साइज छोटा होता है, इस वजह से उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, इसी वजह से वो एनायन को डिस्टॉर्ट करता है। इसका मतलब कैटायन का जेड इफेक्टिव ज्यादा होना ही रिस्पॉन्सिबल है उसके पोलराइजेशन करने की ताकत को, है ना। पोलराइजेशन की ताकत के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? जेड इफेक्टिव। तो जितना छोटा साइज होगा कैटायन का उतनी ही अच्छी क्या होगी इसकी पोलराइजेशन पावर होगी, पोलराइजिंग पावर होगी। तो साइज ऑफ कैटायन इज शुड बी स्मॉल। तो हम ये कह सकते हैं कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। ये बात क्लियर हो गई? साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। साइज किसका? साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। एनायन से कंफ्यूज नहीं होगी, हम कैटायन की बात कर रहे हैं, पोलराइजिंग पावर की बात कर रहे हैं। अगली चीज है चार्ज, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। देखिए आपको ये भी पता है कि जितना ज्यादा चार्ज कैटायन पर बढ़ता जाएगा उसका साइज छोटा होता जाएगा, है ना। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना छोटा साइज, ठीक है, और उतनी अच्छी पोलराइजिंग पावर।
तो हम ये कहेंगे कि चार्ज ऑन कैटायन इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। जितना ज्यादा चार्ज होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि Na पॉजिटिव है यहां पर और यहां पर Mg+2 है, राइट, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चार्ज किसका ज्यादा है? मैग्नीशियम का चार्ज ज्यादा है, मैग्नीशियम का चार्ज ज्यादा है, इसीलिए उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। गॉट इट? समझ आ गया ये बात? अब एक तीसरा फैक्टर है, इसको ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलराइजिंग पावर। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप किसकी बात कर रहे हैं? पीएनजीसी की। मैम ये पीएनजीसी, ये कौन सी गैस आ गई यहाँ पे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी नहीं बन रहा है क्या ये पीएनजीसी? पेट्रो नेचुरल गैस है क्या? नहीं, ये पीएनजीसी मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये होता है स्यूडो, अभी तक शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ये। क्या होता है ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? हमें तो नहीं पता, कोई बात नहीं, हमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पता है। हाँ जी मैम पता है। क्या था नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, उसको हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जैसे कि नियॉन का, आर्गन का, या हीलियम इज एक्सेप्शन, उसके आउटर मोस्ट में 2 होते हैं, ये सब हमने पढ़ा है। तो जो NH2P6 रखते हैं आउटर मोस्ट में, वो सारे के सारे क्या होते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। तो अब ये पीएनजीसी क्या है? पीएनजीसी के केस में बेटा आउटर मोस्ट में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, यहां आउटर मोस्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? इसका मतलब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट का NH2P6D10। अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है आउटर शेल में, तो उस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो मैम आप इसका एक एग्जाम्पल बता दो। बिल्कुल बताते हैं एग्जाम्पल, हम दोनों के एग्जाम्पल आपको बताएंगे, नोबल गैस का भी एक एग्जाम्पल देते हैं और पीएनजीसी का भी एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, आपने Na पॉजिटिव को जानते हैं आप, बिल्कुल Na पॉजिटिव को जानते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता है 2-8, यानी कि 1s2 2s2 P6। ये देखिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, NGC लिख देती हूँ उसको, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है मैम, ये समझ आ गया। कॉपर +1, क्या होता है कॉपर +1? इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें अगर, कॉपर इज 29 है ना, आपको पता है कॉपर में एक्सेप्शन भी होती है, 2s2P6 3s2P6D10, D10 4s1 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो D10 रह गया। आउटर मोस्ट में क्या हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीएनजीसी। तो जो कैटायन के पास पीएनजीसी होता है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। कैटायन में अगर कैटायन हैविंग पीएनजीसी will be more polarizing power, will have more polarizing power। ठीक है, और पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। एक एग्जांपल से समझा देती हूं मैं आपको। मैंने लिखा यहाँ पर NaCl और दूसरा लिखा CuCl, और आपसे पूछा किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो आप कहोगे मैम ये Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ये Cu पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कॉपर के अंदर पीएनजीसी होता है और इसके अंदर एनजीसी होता है। चार्ज तो दोनों पर सेम है, देखो चार्ज का फंडा तो सेम है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। कॉपर के अंदर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए वहां पर पोलराइजेशन पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी कॉपर आयन की, इसी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है मैम, ये समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं एनायन की
और एनायन की क्या होती है बेटा? पोलराइजेबिलिटी। एनायन की होती है पोलराइजेबिलिटी। तो एनायन की बात कर रहे हैं, पोलराइजेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और पोलराइजेबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टर साइज। हमने कहा एनायन का साइज बड़ा होता है इसीलिए वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसका मतलब जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी। और साइज एनायन का बड़ा कब होता है? जब उसके ऊपर चार्ज बढ़ता है। जब वो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता जाएगा उसका साइज बढ़ता जाएगा। तो सेकेंड चीज कि जब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजेबिलिटी। तो ये दो फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। अगर मैं समराइज करूं दोनों चीजों को, कैटायन और एनायन दोनों को अगर मैं समराइज करूं यहाँ पे, तो स्मॉलर कैटायन एंड लार्जर एनायन। पहली बात ये साइज की बात कर ली हमने, कैटायन छोटा होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए। दूसरी हमने ये बात की फजान रूल की, चार्ज ऑन बोथ आयंस शुड बी मोर। चार्ज दोनों पर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। कैटायन का चार्ज ज्यादा, साइज छोटा हो जाएगा, एनायन पर चार्ज ज्यादा, साइज बड़ा हो जाएगा। थर्ड, pseudo noble gas configuration of cation। कैटायन में pseudo noble gas configuration होगा तो मोर पोलराइजेशन होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर, किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होने के लिए ये तीनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसी को समझाया था फजान ने, और यही कहलाता है हमारा फजान रूल। अब जल्दी से इसके कुछ एप्लीकेशन आपको समझाती हूँ कि फजान रूल पढ़ लिया मैम, पढ़ने का बेनिफिट क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेटा इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका कि ये किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर हमें कोवेलेंट कैरेक्टर को बताता है। ये हमें बताता है कि कोई कंपाउंड कितना आयनिक है, कितना कंपाउंड वो कोवेलेंट है। अगर मैं कहूं LiCl है मेरे पास, NaCl है, KCl है, CHCl है, मेरे पास ये चार कंपाउंड है, चारों फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, और 17th ग्रुप के नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। हर एक पर चार्ज सेम है, देखिए हर एक पर चार्ज सेम है, हर एक पर चार्ज सेम है। तो चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, कैसे कंपेयर करूं? एनायन भी सेम है, सिर्फ कैटायन चेंज हो रहा है बेटा, कैटायन चेंज हो रहा है। और कैटायन का क्या चेंज हो रहा है? कैटायन का साइज चेंज हो रहा है। चार्ज तो सेम है, साइज चेंज हो रहा है। और हमने क्या पढ़ा है? जो कैटायन का साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर के। तो जिसका साइज छोटा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। ज्यादा पोलराइजिंग पावर होने की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का जो ऑर्डर होगा वो हम इस तरह से निकालेंगे। क्लियर है? NaCl और CuCl का एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ ऑलरेडी। CuCl में PNGC होने की वजह से ये वाला जो कैटायन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। ये हमें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी बताता है। भाई मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है ना, कोवेलेंट जो कंपाउंड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो जिसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया SnCl2 और दूसरा मेरे पास SnCl4 है, और आपसे ये पूछ लिया गया एग्जाम में कि इन दोनों में से बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। अब आप घूम जाओगे कि भाई ये हम कैसे बताएंगे। तो आप कैसे बताएंगे? आपको ये तो पता है ना कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हम कैरेक्टर के हिसाब से बता सकते हैं। जिसमें आयनिक ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, जिसमें कोवेलेंट ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम। अब ये कैसे निकालें आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर? ये निकालेंगे हम फजान रूल से। तो ये देख लीजिए, पहले देखो एनायन और कैटायन तो हमने सेम ही लिए हुए हैं, सेम एनायन कैटायन है तो साइज तो सेम है। अब क्या निकालें? अब हम निकाल लेते हैं टिन का। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो यहाँ पर +2 है और यहाँ पर टिन का +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट समझते हैं ना। अभी अगर मैं बात करूं तो इस पर -4 चार्ज है, इस पर +4 चार्ज है। अब अगर टिन के ऊपर +2 चार्ज है
और इस वाले टिन पर +4 चार्ज है, तो बेटा साइज दोनों का डिफरेंट हो गया ना। आयन तो दोनों सेम है लेकिन साइज डिफरेंट हो गया ना। इस वाले कैटायन पर ज्यादा चार्ज होने, कम चार्ज होने की वजह से इसका जो पोलराइजिंग पावर है, हमने कहा था चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, चार्ज ऑन कैटायन, तो इसका पोलराइजिंग पावर क्या है, कम है, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। ज्यादा पोलराइजिंग पावर, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, कम मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। मोर मेल्टिंग पॉइंट या हाई मेल्टिंग पॉइंट इन केस ऑफ Sn+2 SnCl2। गॉट इट? ये कहानी समझ में आई? हम इसी तरह सॉल्युबिलिटी भी बता सकते हैं बेटा इन कंपाउंड की। आपको पता है कि जो आयनिक कंपाउंड है वो मोर सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि पोलर ज्यादा होते हैं वो। तो अगर मैं लूं FeOH का होल ट्वाइस, दूसरा लूं FeOH का होल थ्राइस, और मुझसे सॉल्युबिलिटी पूछ ली जाए, तो मैं फिर वही करूंगी, फजान रूल लगाऊंगी। यहाँ पर ये +2 है, ये +3 है, ज्यादा चार्ज है, ज्यादा पोलराइजिंग पावर है, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी FeOH होल ट्वाइस की ज्यादा आएगी। और एक और चीज आप बता सकते हैं, कलर भी इंपार्ट करते हैं जो कंपाउंड, कलर इंपार्टिंग कैरेक्टर भी हम बता सकते हैं इसकी हेल्प से। कैसे बता सकते हैं कलर इंपार्टिंग कैरेक्टर? देखिए, अगर मैं PbCl2 की बात करूं और PbI2 की बात करूं, तो PbCl2 व्हाइट कलर का होता है और PbI2 येलो कलर का होता है। तो कलर चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो एनायन है वो लार्ज है साइज में। जब एनायन साइज में बड़ा होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइट हो जाते हैं, और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल में जाता है और फिर वहां से वापस आते हुए जो एनर्जी रेडिएट करता है, उसकी वजह से कंपाउंड कलर रेडिएट करते हैं, सॉरी कलर इंपार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एनायन का साइज बड़ा था, इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइट होंगे और इसका जो कलर होगा वो डीप आएगा, तो यहाँ पर येलो कलर आता है। और PbCl2 के केस में ये कलर व्हाइट होता है क्योंकि इसका साइज छोटा है कंपैरेटिव टू आयोडीन। क्लियर हो गया? तो देखिए फजान रूल की हेल्प से हमने कितने सारे चीजें भी समझ ली, हमने भी निकाल लिया, कोवेलेंट कैरेक्टर भी निकाल लिया। तो अब आप याद रखेंगे कि फजान रूल हमें बताता है कि कंपाउंड के अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को कैसे डिटरमाइन करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।